हमें एफबीडी बनाना है M1 का, फिर हमें एफबीडी बनाना है M2 का, और फिर हमें एफबीडी बनाना है M1 प्लस M2 दोनों का। ठीक है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन पे हम लोग सिस्टम मानते थे दो ब्लॉक्स को, वैसे यहाँ भी मान सकते हैं। तो आपको दोनों मतलब दोनों ब्लॉक्स की अलग अलग एफबीडी और फिर दोनों का कंबाइंड एफबीडी। क्या? नहीं, यहीं पढ़ेंगे? क्यों नीचे क्लास में जाना है? अबे और गर्मी होनी चाहिए, तो लग रहा कम है। मैं तो कह रहा हूँ कि सूरज निकल जाए और खूब गर्मी पड़े, 50 डिग्री पहुंचे, और तभी भी यही क्लास नहीं। अरे जब मैं पढ़ता था तो जो मेरे सर थे अजय सर, वो क्लास के फैन इन सब बंद कर देते थे। एसी तो होता ही नहीं था, और उसमें पढ़वाते थे। ठीक है, तो गर्मी है तो क्या हो गया? हाँ। क्या? पहले क्या ज्यादा थी? फीस ज्यादा थी? ट्रीज ज्यादा थे? तो एक एक पेड़ ले आया करो साथ में, बगल में लगा लिया करो, गमला उठा लो। ठीक है, तो ऐसी कोई खास गर्मी नहीं है। ठीक है, मतलब झेलेबल है। करते हैं एसी का, कुछ करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है, आज सही करवा लेके जो भी प्रॉब्लम होगी। कल भी अगर प्रॉब्लम रहेगी तो नीचे ले लेंगे क्लास, ठीक है, बट आज तुम्हें यहीं पे क्लास लेनी होगी। कई लोग आके पहले भी बोल चुके हैं कि सर नीचे क्लास ले लीजिए, मैंने मना कर दिया। हाँ? क्या बोलो? बगल वाले में आईटी चल रहा है, वो नीचे चले गए? नहीं, यहीं होगी क्लास। अरे मुझे रिकॉर्डिंग भी करवानी है ना, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही है ना, रिकॉर्डिंग भी करवानी है, फिर तुम लोग किसी का लेक्चर छूट जाता है, रिवीजन के लिए मांगते हो, तो कहाँ से दूंगा? तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। क्या? हाँ, वो पुराने हो गए। चलो ठीक है, देखो M1 का एफबीटी बनाते हैं। टेंशन का फोर्स मान लेते हैं, तो इस रस्सी में हम टेंशन का फोर्स T1 मानते हैं। यहां पे टेंशन का फोर्स T2 ऊपर, और यहां पे टेंशन का फोर्स T2, मतलब इस पे नीचे इस पे ऊपर। ठीक है, तो अभी मैंने mg नहीं बनाया है, अभी सिर्फ टेंशन के फोर्सेस बनाए हैं। और फिर जब हम M1 का एफबीटी बनाने वाले हैं, तो M1 के एफबीटी में क्या क्या फोर्स लगेंगे बताओ? तो M1 के एफबीटी में तुम्हें दो फोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स दिख रहा है T1 का, और दूसरा फोर्स दिख रहा है T2 का। और कोई फोर्स? उसका वेट, वेट भी तो लगेगा, तो उसका जो वेट है M1g, वो भी नीचे लग जाएगा। ठीक है, M2 का एफबीडी, M2 के एफबीडी में कौन सा टेंशन लगा है? T2 का टेंशन लगा है, तो T2 का टेंशन ऊपर की तरफ आ गया और उसका वेट नीचे आ गया। कई लोगों को यह डाउट रहता है कि M2 के एफबीडी में ये T1 क्यों नहीं आया? तो भाई आप जिसका एफबीटी बना रहे हो वो सिस्टम है। तो जब मैंने M2 का एफबीटी बनाया है तो ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, ये टेंशन दिख रही है, ये लगी है, और उसका वेट लगा है। ये जो टेंशन T1 है वो इस पे नहीं लगी है, इस सिस्टम पे नहीं लगी है, ये जो टेंशन T1 है ये इसके ऊपर लगी। तो इसका जब एफबीटी बनाओगे तब T1 आएगा, लेकिन जब इसका एफबीटी बनाएंगे तो T1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके एफबीटी में T2 और M2G आ गया। और तीसरा है कि हम दोनों का कंबाइंड एफबीटी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनका कंबाइंड एफबीटी बनाते हैं, मतलब M1 और M2 दोनों सिस्टम के अंदर आ गए। जब M1 M2 दोनों हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूड करे जा चुके हैं, तब क्या होगा?
तब आपको इंटरनल फोर्स नहीं लिखना है। ये रस्सी इस सिस्टम के अंदर शुरू होके सिस्टम के अंदर ही खत्म हो चुकी है। तो ये रस्सी अब एक्सटर्नल नहीं है, ये रस्सी अब इंटरनल है। और हमें एक सिस्टम में इंटरनल फोर्स नहीं बल्कि एक्सटर्नल लिखने होते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स में ये वाली रस्सी बाहर निकल गई है, तो ये जो फोर्स है T1 वो एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स में T1 आएगा, ठीक, क्योंकि वो रस्सी सिस्टम के बाहर गई है। और ऑब्वियसली इसका वेट आएगा m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक टेंशन का फोर्स होगा। यहां पे T2 क्यों नहीं आया वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो T2 है ये जिस रस्सी पे है वो सिस्टम के कभी बाहर आई ही नहीं, मतलब वो कभी सराउंडिंग में गई नहीं। हमको सिर्फ चाहिए सराउंडिंग का लगाया हुआ फोर्स। तो ये रस्सी सिस्टम से बाहर निकल के सराउंडिंग में जा चुकी है, और सराउंडिंग ने जो फोर्स लगाया है वह हमें खाली वही लिखना होता है, सिस्टम के अंदर के फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, किसको ज्यादा गर्मी लग रही होगी, मुझे या तुम लोग को? तो बस मुझे ज्यादा लग रही है तो मैं झेल सकता हूं। तुम लोग तो जवान लोग हो यार, अभी से गर्मी में हालत खराब है। ठीक है, नोट किया सबने? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, ऐसे एफबीडी बनाने के आया तो हम लोग अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें एफबीडी बनाते रहेंगे। बट मैं चाहता हूं कि एफबीडी के साथ साथ हम एक और चीज साथ में और भी सीखें, जिससे कि हम एफबीडी भी बनाते जाएं और क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाए। तो उसके लिए मैं तुम्हें जिस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं उसका नाम होगा इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो ये होता है, हाँ, नेट फोर्स जीरो हो ये होता है। ऑब्जेक्ट का रेस्ट में रहना जरूरी है? नहीं है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है। बेसिकली फोर्स नहीं लगना चाहिए, और फोर्स नहीं लगना चाहिए तो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफ होता है ma, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब सम ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो है, वाई एक्सिस में भी सम ऑफ फोर्स जीरो है, और जेड एक्सिस में भी सम ऑफ फोर्स जीरो है। तीनों डायरेक्शन पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक, अब हमको जनरली दो ही डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें तीसरा डायरेक्शन भी आ जाए। तो हमको सिर्फ दो ही डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, एक्स एंड वाई, जब हम लोग एफबीडी बनाते हैं। और इस एफबीडी में आप जब भी फोर्सेस लिखेंगे तो हो सकता है कोई फोर्स राइट में आ रहा हो F1 का, एक और फोर्स आ गया राइट में F2 का, और लेफ्ट में एक फोर्स आ गया F3 का। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तो टोटल फोर्स जीरो कैसे करेंगे? या तो अब राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव मान लो। तो राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव मान लो तो मैं कह सकता हूं F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कह सकते हो। राइट वाले पॉजिटिव फोर्स हैं और लेफ्ट वाले नेगेटिव फोर्स हैं, तो राइट वाला F1 प्लस F2, लेफ्ट वाला माइनस F3 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कह सकते हो। ठीक है, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि F1 और F2 का जो सम है वो F3 के बराबर है। मतलब यह हुआ कि जितना फोर्स राइट में लगा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में लगा है, जितना फोर्स राइट में लगा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में लगा है, तो फोर्स बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो टोटल राइट का फोर्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू टोटल लेफ्ट का फोर्स। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि F1 F2 को जोड़ के F3 को घटा के जीरो कर दिया, या राइट का फोर्स लेफ्ट के फोर्स के बराबर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में और भी फोर्सेस लग सकते हैं। हो सकता है कोई फोर्स ऊपर लग रहा हो F4 का,
नीचे लग रहा हो F5 का और एक और नीचे लग गया F6 का, क्या इक्वेशन बनाएंगे? जैसे x डायरेक्शन पे नेट फोर्स 0 था वैसे y में भी नेट फोर्स 0 है, क्या इक्वेशन लिखेंगे? आपके ऊपर को पॉजिटिव मान लो, नीचे को नेगेटिव मान लो, तो ऊपर कितना हो गया F4, नीचे क्या हो गया F5, नीचे हो गया F6 इज इक्वल टू, ऐसे कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि टोटल ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे का फोर्स। जितना फोर्स टोटल ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स टोटल नीचे लगेगा। ठीक है, इससे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और नेट फोर्स वहां पे 0 आएगा। करें नोट। तुम्हारा नीट में जहां सेंटर पड़ता है वहां एसी होता है? होता है कि नहीं होता है? और फैन भी ना चल रहा हो तो क्या करोगे? नहीं दोगे एग्जाम? क्या दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए? क्या? तो एक दिन की बात है, लेकिन वो एक दिन झेलने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब उशैन बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़ता है तो वो 10 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन उस 10 सेकंड की रेस के लिए वो कितने घंटे मेहनत करता है तो 10 सेकंड की रेस पर मेहनत तो वो साल भर करता है ना। तो सिर्फ आप वो ये मत देखो कि वो 3 घंटे का एग्जाम में झेल लेंगे। वो 3 घंटे के एग्जाम को झेलने के लिए तुम्हें वैसी आदत होनी चाहिए कि तुम उसको झेल पाओ। आदत नहीं होगी, वही नर्वस, गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं, कैसे एग्जाम लेके चक्कर खाए गिर गए। और कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कि नीट के दिन चक्कर खा के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। खुद को जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में रखना पड़ेगा जहां पे गर्मी लगे। और जो मेरे अजय सर थे उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सेंटर कहाँ है। इनफैक्ट वो अब बाहर ड्रम वालों को भी बुला लाते थे कि तुम ड्रम बजाओ, कंसंट्रेशन तुम्हारा कितना है। तो वो सारी चीजें आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता वो 3 घंटे जो हैं जिसके लिए तुम साल भर मेहनत कर रहे हो, वो 3 घंटे ही तुम्हें तुम्हें मिले हैं, लेकिन उस 3 घंटे में क्या सिचुएशन होगी तुम्हें नहीं पता। नहीं पता है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि आप कोई भी चीज करते हो, कोई भी चीज हो, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ एक छोटे से टाइम से डिसाइड होने वाला है। लेकिन वो छोटे से टाइम के लिए आपको साल भर मेहनत आपने करी है। तो अगर हुसैन बोल्ट को 10 सेकंड में रेस जीतनी है और वो हमेशा एसी में दौड़ के जीतेगा, तो भाई जब उसको रियल सिचुएशन आएगी तो वो फेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको रियल सिचुएशन पे हमेशा फेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अब से हम लोग रोज क्लास गर्मी में लेंगे। नहीं लेंगे कोई नहीं, बट ठीक है, ऐसा करना चाहिए। मतलब उससे तुम्हें ना खुद कंसंट्रेट, नीट के एग्जाम के समय तुम्हें कंसंट्रेशन भी चाहिए और उस समय तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया सबने। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएंगे, लेकिन अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर फोर्स को भी बैलेंस करेंगे। टोटल ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। जो हम लोग पहले कर चुके हैं वैसा ही सवाल होगा, कोई अलग सवाल नहीं होगा, बट यहां पे आपको फोर्स भी बैलेंस करना है। तो ये वाला जो मास है, ये मास है मान लो m का, और ये वाला जो मास है वो 2m का है। आपको बताना है कि हर कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आप दोनों के एफबीडी बनाइए और निकालिए। पानी पी।
तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका एफबीडी भी बनाया था, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का ये एफबीडी बनने वाला है, क्यों? क्योंकि दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, और जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में हैं वहां पर ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे। तो नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक को पुश किया है N1 से, ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक को पुश किया है N1 से, ठीक है। ये हमने पहले भी बनाया हुआ है। फिर ग्राउंड के साथ भी तो कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड वाला भी इसको पुश कर रहा होगा N2 से, और ये भी ग्राउंड को पुश कर रहा होगा, बट हमें ग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें अब M1 और M और 2M का जब एबिलिटी बनाना है तो M के ऊपर फोर्सेस बनाते हैं और 2M के ऊपर फोर्सेस बनाते हैं। तो M के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? तो M के ऊपर आपको दिख रहा है कि एक N1 का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका वेट mg तो हर जगह लगना ही लगना है, तो उसका वेट हो गया mg, ठीक। M2 2m का एफबीटी, 2m के एफबीटी में क्या क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं N1 और N2 दोनों लग रहे हैं, तो एक N1 लग गया ऊपर की, सॉरी N2 लग गया ऊपर की तरफ, दिख रहा है, ये N2 लग गया ऊपर की तरफ, N1 लग गया नीचे की तरफ, और इसका वेट कितना है? 2mg, ठीक है। इसका वेट हो गया 2mg। ये दोनों के एफबीटी बन गए। ये एफबीटी हम पहले भी बना चुके हैं और आज भी एफबीटी बनाया है, बट अब एफबीटी बनाना ही हमारा मकसद नहीं था, हमें फोर्स भी बैलेंस करना होगा। यहां पे कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो N1 है क्या वो M1G के बराबर है? ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर, ऊपर और नीचे दोनों फोर्स को बराबर कर दिया। वैसे ही यहां पर जब इक्वल करेंगे तो ऊपर की तरफ लग रहा है N2 और नीचे की तरफ लग रहा है N1 प्लस 2mg। अब N1 तो तुम निकाल चुके हो, तो इस N1 के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। जैसे ही N1 को यहां पुट करेंगे तो N2 हो जाएगा mg प्लस 2mg, तो ये आ जाएगा 3mg। तो हमको यहां से N1 और N2 दोनों की वैल्यूज मिल गई। यही पूछा था सवाल में कि दोनों कांटेक्ट के फोर्सेस बताइए, तो दोनों कांटेक्ट के फोर्सेस M1G नहीं mg होगा, ठीक है, mg, और दूसरा हो जाएगा 3mg। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, ध्यान देना कि क्या चेंज हुआ है और रिजल्ट्स में क्या चेंज होना चाहिए। फिलहाल की अगर हम बात करें तो ऐसे मैंने 2 ब्लॉक दिए हैं, क्वेश्चन में 100 ब्लॉक भी हो सकते हैं। मैंने 2 ब्लॉक दिए हैं, 100 ब्लॉक भी हो सकते हैं, बट जरा समझा जाए कि हुआ क्या। जरा इस नॉर्मल रिएक्शन N2 को देखो। ये जो N2 का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये ग्राउंड ने लगाया है, ठीक है। और ग्राउंड वाला देखो, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है कितना प्रेशर वो झेल रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस पे प्रेशर लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट का फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इसके ऊपर दो दो लोग मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां ज्यादा प्रेशर होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा। यहां कम प्रेशर है क्योंकि एक ही ब्लॉक उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो कम प्रेशर होगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे समझो कि इस सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन लगाया है N2 का। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन N2 का लगाया है, ये नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली इन दोनों ब्लॉक को गिरने से रोक के रखा है। तो एक तरीके से N2 ने इन दोनों को गिरने से रोक के रखा हुआ है, अदरवाइज ये सरफेस नहीं होती तो ये गिर जाते। तो सरफेस नहीं उनको पकड़ के रखा हुआ है, तो सरफेस ने कितना फोर्स लगाया? N2 का लगाया, जिससे कि कौन दोनों ना गिरे? M और 2M ना गिरे। तो उन दोनों को गिराने वाला कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उन दोनों को गिराने वाला कौन है? कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन दोनों को मिला के?
3 mg, 3m और 2m को मिला के 3m, तो इन दोनों का टोटल मास है 3m और 3 mg से अर्थ ने खींचा। जब 3 mg से अर्थ ने खींचा तो सरफेस ने कहा नीचे नहीं गिरने देना है और नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन N2 3 mg के बराबर हो जाना चाहिए? वही तुमको मिला है कि N2 = 3 mg। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा, दो ब्लॉक रखा, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ इस सरफेस ने कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लगाया था? N1 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ठीक है। इस सरफेस ने N1 लगाया। अब इस सरफेस का जो N1 है ये किसको गिरने से रोक रहा है? सिर्फ एक ब्लॉक M को। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर है? mg, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि 5-6 ब्लॉक्स हो, ऐसा हो सकता है कि 5-6 ब्लॉक्स हो, और अगर 5-6 ब्लॉक्स आ भी जाएं तो कोई रिजल्ट में हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि हर सरफेस में क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा। हमें कोई जरूरी नहीं कि हमें एफबीडी बनाना पड़े, हम बिना एफबीडी बना के भी नॉर्मल रिएक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहां 4 ब्लॉक हो गए, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m, यहां का मास है 2m, यहां का मास है 3m, यहां का मास है 4m। अब मुझे बताओ कि हर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली अलग अलग आने वाला है। सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कहां का आएगा? फ्लोर का। तो ये फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाएगा तो किसके बराबर लगाएगा? चारों ब्लॉक को गिरने से रोक रहा है, क्योंकि चारों ब्लॉक को संभालने वाला यही N1 है। अगर ये नहीं होता, ये सरफेस नहीं होती तो गिर जाते। तो ये जो सरफेस दिख रही है, इस सरफेस ने N1 लगा के इनको संभाल के रखा है। टोटल मास कितना आ गया? तो इसका वेट हो गया 10 mg। तो N1 ने 10 mg के वेट को संभाल के रखा हुआ है, ठीक। यहां का नॉर्मल रिएक्शन है N2। N2 किसने लगाया? 4m ने लगाया। किसके ऊपर? और इसको पुश किया है। नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है। तो 4m ने 3m को ऊपर पुश किया, लेकिन सिर्फ 3m को पुश करने से 3m के ऊपर ऑलरेडी 2 लोग थे, तो उनको भी तो उसको रोकना पड़ा। तो N2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6 mg हो गई। वैसे ही N3 की वैल्यू 3 mg आ जाएगी और N4 की वैल्यू mg आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमने सारे नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस क्या ध्यान देना है कि उसके ऊपर कितना मास है, वो मास को संभालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आ जाता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं इसमें भी थोड़ा चेंज करूंगा, फिर देखते हैं कि क्या आंसर बताते हो तुम लोग। ठीक है। तो अब अगर ये समझ में आता है कि मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे तो किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो उसके ऊपर जितने भी मासेस हैं उनके वेट के बराबर होगा, ठीक है। मैं उस डायग्राम में चेंज नहीं कर रहा हूं, बट ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन और करने वाला हूं। फिर से सेम 4 ब्लॉक्स ले रहे हैं, मासेस वही हैं m, 2m, 3m एंड 4m। और अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर जाकर एक फोर्स और लगा दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने एक फोर्स जाके और नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो क्या प्रेशर बढ़ गया होगा? किस सरफेस का बढ़ा होगा? सबका बढ़ गया होगा। प्रेशर जो है वो अब सबका बढ़, क्योंकि ऑलरेडी हाँ सब में प्रेशर कुछ ना कुछ था, लेकिन अब अगर तुम फोर्स लगाओगे तो सारे सरफेस का प्रेशर बढ़ जाएगा, और सारे सरफेस का प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन पहले N4 हुआ करता था
अब वो नॉर्मल रिएक्शन N4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N4 की वैल्यू हो जाएगी Mg प्लस F। N3 की वैल्यू यहां पे है N3, कितना था पहले? 3 mg, तो 3 mg प्लस F। ठीक है। N2 की वैल्यू 6 mg प्लस F और N1 की वैल्यू 10 mg प्लस F। तो जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये सारे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सारे नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुमने फोर्स लगाया है ऊपर वाले ब्लॉक पे तो खाली वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, ऐसा नहीं है। तुमने फोर्स लगाया जरूर इस ब्लॉक पे है, लेकिन फोर्स के लगाने से प्रेशर हर जगह बढ़ गया है, और जब प्रेशर हर जगह बढ़ गया है तो नॉर्मल रिएक्शन भी हर जगह पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ कि फोर्स तो लगाया ऊपर वाले पे बट नॉर्मल रिएक्शन सब में बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम में किसके फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज आया होगा? सबके? नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में बस एक का चेंज आया होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज आया होगा। समझना क्या चेंज आया होगा। जैसे ये बताओ कि ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी पहले क्या बनाया होता तुमने, इसका एफबीडी क्या बनाया होता? लिखते तुम N4 ऊपर और, लेकिन क्या अब F भी नीचे लग गया है? तो अब N4 की वैल्यू जो पहले सिर्फ mg थी, अब वो N4 की वैल्यू हो गई है mg प्लस F। ठीक, मैं एक बार पीछे जा रहा हूं को समझाने के लिए। यहां पे जब तुमने एफबीडी बनाया था तो तुमने ये पाया था कि N1 और mg बराबर थे, और फिर तुमने यहां बनाया था तो तुमने पाया था N2 की वैल्यू जो आई थी वो N1 प्लस mg थी। मतलब इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इसके वेट के बराबर नहीं है, बल्कि इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कितना आया था? N1 प्लस 2mg। अब ये बताओ कि अगर मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो किसके एफबीडी में चेंज आया? खाली इसके एफबीडी में चेंज आया, और इसके एफबीडी में चेंज आने से क्या N1 की वैल्यू mg होगी? mg, और यहां पे F जुड़ गया तो वही N तो तुम यहां पे लाके रखोगे तो यहां भी तो F अपने आप जुड़ जाएगा। मतलब F जुड़ा है इसमें, लेकिन यही N1 जब नीचे लाके रखोगे तो यहां पे जो कि F जुड़ चुका है तो N2 में भी F की वैल्यू ऐड हो जाएगी। फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ एक का बदलेगा, लेकिन उस फ्री बॉडी डायग्राम में ये जो नॉर्मल रिएक्शन तुम लिख रहे हो mg, वो mg से बदलकर mg प्लस f हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, जो नॉर्मल रिएक्शन पहले mg था वो mg प्लस f हो गया। तो जैसे ही ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, तुम जब इसके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिखोगे तो उसमें भी वही चेंज आ जाएगा f का, इस सब में वही चेंज आ जाएगा। समझ में बात? तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हो या सिंपल लॉजिक से कर सकते हो कि आपने जब फोर्स लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, सब में प्रेशर बढ़ा तो सब नॉर्मल रिएक्शन एफ से इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शंस। जब मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप बुक्स में देखोगे कि ऐसे 100 सिक्के हैं जो एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं, और 100 के 100 सिक्कों का सेम मास m है। ठीक है, अगर हम ऊपर से काउंटिंग करते हैं, पहला फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ कॉइन, तो ये बताना है कि 47th कॉइन और 48th कॉइन के बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना है। 47th कॉइन और 48th कॉइन के बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना है? तो 48th कॉइन के ऊपर कितने कॉइन्स हैं? 47 है, तो क्या उनका टोटल वेट 47 mg हो जाएगा? वही वहां का नॉर्मल रिएक्शन होगा। भाई कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। मैं पूछूंगा यहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तुम कहोगे इसके ऊपर जितना मास है उतना mg। यहां का नॉर्मल रिएक्शन जितना मास है उतना mg, तो इसके ऊपर जितना मास है उतना mg कर दोगे तो वहां का नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चाहे 100 ब्लॉक्स ही क्यों ना हो, तरीका आपका सेम रहेगा। चलो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन हमने किया। और भी क्वेश्चन कुछ करते हैं इसके ऊपर।
ये ब्लॉक है जिसका मास m का है और उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है F का। अगेन आपको ये बताना है कि हर कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जहां जहां पे कांटेक्ट है वहां वहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। आगे आंसर, दो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं क्योंकि दो जगहों पे कांटेक्ट हुआ है। एक ये दीवार है जिसने इसको पुश किया होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पुशिंग फोर्स होता है, और एक ग्राउंड है जिसने अगेन इस ब्लॉक को पुश किया होगा। तो एक वॉल ने ब्लॉक को पुश किया, ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश किया। आप चाहें तो एफबीडी बना सकते हैं। इस एफबीडी में एक फोर्स जो लगाया है वो लगा सकते हैं एफ का। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स ओरिजिन होते हैं, तो ये फोर्स लगा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट हम करेंगे ओरिजिन से, एफ राइट में। ओरिजिन से ही एक N1 का फोर्स लेफ्ट में लगा देंगे, ओरिजिन से ही एक N2 का फोर्स ऊपर लगा देंगे, और लास्ट फोर्स उसका mg होगा, अगेन वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, वो नीचे। अब ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव तो नहीं कर सकता है क्योंकि दीवार उसको रोक के रखी होगी। तो आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं और लिख सकते हैं लेफ्ट का फोर्स राइट के बराबर N1 आ गया, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर N2 आ गया। ठीक है। क्या ये ब्लॉक्स चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगा है, तो फोर्स बैलेंस हो गया है। तो ये ब्लॉक्स का मोशन नहीं होगा। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम का सवाल बन गया। ठीक है। इनके मासेस आप कुछ भी ले लें, फर्क नहीं पड़ेगा उससे वैसे। ठीक है, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब मुझे ग्राउंड वाला कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं चाहिए। मुझे ग्राउंड वाला कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इनके बीच में जहां पे ये दोनों ब्लॉक आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यहां पर क्या नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है।
आया आंसर? क्या आता है? जीरो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। सारे नॉर्मल रिएक्शन एफ के ही बराबर आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? आप चाहो तो एफबीडी बना के कर सकते हो। अब देखना मैं एफबीडी कैसे बना रहा हूं। आप भी अगली बार से एफबीडी वैसे ही बनाने की कोशिश करना, जिससे कि पूरा मैं वाई और एक्स एक्सिस नहीं बना रहा हूं। ठीक है, बिना उसके हम लोग कैसे डायग्राम बना रहे हैं इसको समझते हैं। तो एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक बीच में रखा हुआ है, और तीसरा ब्लॉक इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है कि जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में है, उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी है। और ये दोनों जहां पे कांटेक्ट में है, अगेन मैंने उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी है। तो दो इमेजिनरी लाइन मैंने यहां बना दी। ये ब्लॉक है एम के मास का। ठीक है, ये एम के मास का है, ये 3m के मास का है, ये 2m के मास का। जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, ये एक पुशिंग फोर्स होता है, ये पुश करता है। तो जहां पर इन दोनों का कांटेक्ट हुआ होगा, क्या उस कांटेक्ट में ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे? और अगर पुश कर रहे होंगे तो 3m ने m को क्या इधर पुश किया होगा? समझ में आ रही बात? और m ने 3m को इधर पुश किया होगा। तो अब क्या करा मैंने एक लाइन बना दी, और इस लाइन से दोनों को पुश कराया। इसको इधर पुश किया, इसको इधर पुश किया। बीच में एक लाइन बनाई, इसको इधर पुश किया, इसको इधर पुश किया। और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन का नाम N1 है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का नाम भी N1 हो गया। ठीक, उसके बाद यहां पे आते हैं। यहां भी तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो मैंने इसके बदले एक लाइन बना दी। इस लाइन के बनाने के बाद इस लाइन के राइट में एक है और लेफ्ट में एक है। क्या करा इस लाइन ने? इसको भी पुश किया N2 से, और इसको भी पुश किया N2 से। ये पुश करा दिया मैंने। तो कैसे डायग्राम बनाया, समझ में आया? मैंने इन दोनों के बीच एक लाइन बनाई, और उस लाइन से दोनों को राइट और लेफ्ट में पुश करा दिया। फिर मैंने इनके बीच में एक लाइन बनाई, और इन दोनों को मैंने राइट और लेफ्ट में पुश करा दिया। क्या कोई फोर्स मिसिंग है जो हमने नहीं बनाया है? बिल्कुल मिसिंग है। ये जो F का फोर्स लगाया है तुमने, क्या हमने इस पे बनाया? नहीं, ये भी बनाना चाहिए। और F का फोर्स इस पे भी तो लगा है, तो ये भी F का फोर्स हमने बना दिया। ठीक, क्या किसी का मोशन हो रहा है? नहीं। और एक बात ध्यान रखना, हमको वर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाले नॉर्मल रिएक्शन पूछे हैं। इनके बीच का और इनके बीच का पूछा है, ग्राउंड का नहीं पूछा है। तो आपको वर्टिकल फोर्सेस बनाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना दिए गए। अब बताओ कि ये M अगर रेस्ट में है, अगर M रेस्ट में है, तो क्या लेफ्ट और राइट के फोर्स बराबर होने चाहिए? लेफ्ट और राइट के फोर्स बराबर होने से क्या रिलेशन निकल के आएगा? F इज इक्वल टू, ये मिल गया N1। और ये भी तो नहीं चल रहा है अपनी जगह से। ये कब नहीं चलेगा? जब N1 इज इक्वल टू, और ये कब नहीं चलेगा? जब N2 इज इक्वल टू। आप देखोगे कि F N1 N2 सब आपस में इक्वल हैं। सारे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो F के ही बराबर हमको मिलेंगे। क्लियर है ये बात? नोट करें।
ये अभी जो गया था थोड़ी देर पहले यही गया था ना? हाँ, ठीक है। चलो, तो समझ में आया कैसे डायग्राम बनाना है। जब ब्लॉक के बगल में ब्लॉक के बगल में ब्लॉक, जब ब्लॉक के बगल में ब्लॉक और बगल में ब्लॉक ऐसे यानी जब डायग्राम्स बनते हैं, तो आपको इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक लाइन बना देनी है। इस लाइन के बनाने के बाद इधर एक ब्लॉक रखा, इधर एक ब्लॉक रखा और दोनों को पुश करवा दिया। आपको पुश करवाना है दोनों तरफ, ठीक। वैसे यहां भी एक लाइन बनाई, इस लाइन के दोनों साइड ब्लॉक रखा और दोनों को अगेन हमने पुश करा दिया। अभी तो ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही अगर मैं ये वाला फोर्स हटा देता तो क्या चलने लगते? जब चलने लगते तभी भी हम ये नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, लेकिन वो बाद में निकालेंगे क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, वहां पे मोशन होगा। तो जब मोशन होगा तब बाद में निकालेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं जब मोशन नहीं हो रहा है, सारे ब्लॉक रुके हुए, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्वियसली बनाना सीखा है और हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना भी सकते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम फोर्स को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ टेंशन की वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है, चलो एफबीटी बना के कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली बताता हूं। यहां पे टेंशन हम लोग मान लेते हैं T1 है, तो यहां भी टेंशन T1 होगी, है ना। रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। इधर टेंशन हम T2 मानते हैं, तो यहां भी टेंशन T2 हो जाएगी और इधर टेंशन हम T3 मानते हैं, ठीक है। अब हम तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाने वाले हैं, तो हम पहले एफबीडी बनाते हैं 3M का, फिर हम बनाते हैं 2M का और फिर बनाते हैं M का। 3M के एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस आएंगे? तो 3M के एफबीडी में आपको उसका वेट तो लगाना ही पड़ेगा 3mg का, और 3M के ऊपर क्या एक ही टेंशन लग रही है T1 की, तो 3M के एफबीडी में एक टेंशन T1 ऊपर और उसका वेट 3mg नीचे। क्या लिख सकते हैं फोर्सेस बैलेंस करें तो? T1 इज इक्वल टू 3mg, ये मिल गया, ठीक है। वैसे ही अगर हम M2M का एफबीडी बनाते हैं, तो 2M का जो वेट है 2mg वो तो लग ही रहा होगा, इसके एफबीडी में इसका वेट तो लग ही रहा होगा। लेकिन इसके एफबीडी में आप देखते हैं तो दो रस्सियां जुड़ी हुई हैं, एक ये वाली रस्सी और एक ये रस्सी, तो दोनों की टेंशन को लिखना पड़ेगा, T1 नीचे और T2 ऊपर। तो यहाँ पे T1 की टेंशन नीचे आ गई और T2 की टेंशन ऊपर आ गई, ठीक है। इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगेन फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो ऊपर का फोर्स है T2, नीचे का फोर्स है T1 प्लस 2mg। ये जो T1 निकाला है ये यहाँ पे ला के रखा जाएगा, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 5mg, ठीक है। लास्ट में आ जाता है सबसे नीचे वाला, सॉरी सबसे ऊपर वाला ब्लॉक। सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का मास m है, तो उसका वेट mg नीचे लग रहा है, उसका वेट mg नीचे लग रहा है। और इस ब्लॉक के ऊपर कितनी टेंशन है? एक T3 है और एक T2, दो टेंशन हमको मिलेंगी। तो T3 की टेंशन हमने ऊपर की तरफ लगाई है और T2 की टेंशन नीचे की तरफ। अगेन हम फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर की तरफ है T3, नीचे की तरफ है T2 और नीचे की तरफ है mg। ये जो T2 निकाला है यहाँ पे रख देंगे, तो T3 की वैल्यू 6 mg के बराबर बच जाती। अच्छा, तो यहाँ पर T2 5 mg है, तो T3 कितना है? तो मैंने क्या गलत लिखा है? ये 6 लग रहा है, अरे ठीक है 5 mg था, ठीक है। तो देखो, ये रिजल्ट जो हैं एक्चुअली ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के रिजल्ट निकाल जरूर सकते हैं, बट जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन को लिखना सिखाया कि अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है,
तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर के जितने ब्लॉक हैं उसको पकड़ने में या होल्ड करने में यूज हो रहा था। या रस्सी के साथ भी सेम चीज है। ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है तुमको 3M का, ठीक है, इस 3M के ब्लॉक को देखो। इस ब्लॉक 3M को गिरने से रोकना अगर है तो यही रस्सी जो है उसको गिरने से रोक सकती है। तो ये जो रस्सी तुम्हें दिख रही है जिसने उसको गिरने से रोका है, तो क्या इसको अर्थ ने 3mg से खींचा होगा और इसने T1 का फोर्स मतलब लगाया जिससे कि ब्लॉक ना गिरे, तो T1 3mg के बराबर। ठीक। अगर तुम इस रस्सी को देखते हो तो ये रस्सी तुम कहोगे कि खाली 2M को पकड़ के रखी है, तो गलत है, क्योंकि इस रस्सी के नीचे दो दो ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक भी है और ये ब्लॉक भी है। तो इस रस्सी का काम यह है कि नीचे के दोनों लोगों को गिरने से रोका जाए। और इसका मास अगर 2M है और इसका मास अगर 3M है, तो T2 की जो टेंशन है दोनों को गिरने से रोकी होगी, तो T2 5mg के इक्वल आ जाता है, दोनों के वेट के बराबर। वैसे ये जो रस्सी है इसका काम है कि इसके नीचे जितने लोग हैं सबको गिरने से रोका जाए। और इसके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, M, 2M और 3M, तो तीनों का मास मिला के 6M का है, तो T3 जो आया है वो 6mg हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 100 ब्लॉक्स रस्सी से बांधे हुए हैं तो सबसे ऊपर वाली रस्सी की टेंशन क्या सारे ब्लॉक के वेट के बराबर हो जाएगी? तो कहीं पर भी आपको टेंशन निकालनी है तो उसके नीचे जितने ब्लॉक हैं उनका जितना वेट होगा उस रस्सी की टेंशन उसी के बराबर आ जाएगी। समझ में आई ये बात? नोट करें, एफबीटी भी पता होना चाहिए, खासकर उनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। कुछ लोग हैं जो पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एफबीटी भी जरूरी है, तो आप एफबीटी भी बनाएंगे। ठीक है, नोट किया सबने? फ्री बॉडी डायग्राम्स प्रैक्टिस के लिए ठीक है, देखो, लेकिन आगे से हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट लिखना भी पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ सिंपल रस्सियां हैं और मास हैंग हुए हैं तो किसी भी रस्सी की टेंशन उसके नीचे जितना मास है उसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कर लिया नोट? उससे नोट कर लो। तो ऐसे मान लो कुछ ब्लॉक्स को हैंग किया गया है और सारे ब्लॉक्स का मास m है। यहां पे ब्लॉक्स के नंबरिंग अगर करी जाए तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये 47th ब्लॉक है, ये 48th ब्लॉक है, 49 ब्लॉक है,
50th ब्लॉक। ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड द टेंशन बिटवीन 48th एंड 47th ब्लॉक। कितना? 3 mg। आपको जिस भी रस्सी में टेंशन चाहिए उसके नीचे कितना मास है वो देखना है। मुझे इस रस्सी में टेंशन चाहिए, मुझे इसके नीचे कितना मास है, खाली इससे फर्क पड़ता है। और इसके नीचे कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ही ब्लॉक हैं, क्योंकि 1 से नंबरिंग शुरू हुई थी, 50 में खत्म हुई है, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं। मतलब इस रस्सी की जो टेंशन होगी, उस टेंशन का काम ये होगा कि ये तीनों ब्लॉक को गिरने से रोका जाए। ठीक है, तो यहां पे जो टेंशन होगी वो 3 mg। ठीक है, तो किसी भी रस्सी की टेंशन, उसके नीचे जितने ब्लॉक्स हैं उसका जितना भी मास होगा उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो जो मैंने अभी बताया था 3 ब्लॉक के लिए, वो 50 ब्लॉक हो, 100 ब्लॉक हो, सबके लिए काम करेगा। आपको बस नीचे के टोटल ब्लॉक्स का मास चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि कभी कभार जब हम एफबीटी बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे फोर्सेस हमको एक्स और वाई एक्सिस में मिल जाएं। मोस्टली मिल जाते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय कोई फोर्स ना एक्स में आया ना वाई में आया, तो आप बैलेंस तो तभी करते हैं ना जब ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर और राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर। लेकिन यहां पे तो फोर्स किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में आपको इस फोर्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होगा तो आपको बताएगा कि फोर्स कितने एंगल पर जा रहा है, उस फोर्स की वैल्यू बताएगा और एंगल बताएगा। और जैसे ही आपको फोर्स की वैल्यू और एंगल बताएगा तो अब आप कहोगे कि ये फोर्स जो काम कर रहा है यही काम 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं। ये फोर्स अकेला जो काम कर रहा है वही काम 2 लोग मिलके भी कर सकते हैं। और जो वो 2 लोग आएंगे उसमें से एक होगा एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा होगा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, जिस एक्सिस से थीटा लगा है उसको नाम दे दोगे एफ कॉस थीटा, और जहां पे नहीं लगा है उसको नाम दे देंगे एफ साइन थीटा। मतलब जो काम फोर्स ने किया है वही काम इन दोनों ने मिलके किया है। इसको कंपोनेंट्स कहा जाता है इन फोर्स का। तो इस फोर्स को हम 2 पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। कॉस थीटा जिसको मिलता है वो उसको मिलेगा जिसके संग थीटा जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम अब एफ की कोई जरूरत नहीं है, आगे का सवाल हम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा से करेंगे। ठीक है, नोट करें। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। अभी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, इसमें ब्लॉक रखा था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं कि फोर्स को किसी एंगल पे लगा रहा हूं। तो ये फोर्स लग रहा है लेट्स से 100 न्यूटन का।
इसका जो मास है वो है 10 kg का, और ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसको दिया हुआ है 30 डिग्री का। ये फोर्स लगा है, यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री का, और फोर्स है 100 न्यूटन का। अगेन आपको बताना है कि दोनों कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन क्या होंगे, एक वॉल से लगेगा और एक ग्राउंड से लगेगा। √3 नहीं, 100 प्लस 50√3 आएगा शायद नॉर्मल रिएक्शन। आया आंसर? ठीक है, तो इसका एबिलिटी अगर हम बनाते हैं तो हमें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, मतलब जो पता है, लेकिन हाँ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। वॉल ने इसको पुश किया होगा N1 से, और ग्राउंड ने इसको पुश किया होगा N2 से। दोनों ने कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन से पुश किया होगा। तो एबीडी बनाते समय आप इन नॉर्मल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। लेफ्ट की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 का, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N2 का। ठीक है, बाकी इसका वेट होगा mg का। कितना है मास? 10, ग्रेविटी भी 10, 10 इंटू 10 यहां पे उसका वेट हो गया 100 का। ठीक है, तो तीन फोर्स तो हमको पता चल गया, N1, N2 और उसका वेट। लेकिन ये एडिशनल जो 100 न्यूटन लगा है इसको भी तो बनाना पड़ेगा। और ये जो 100 न्यूटन लगा है, ये 100 न्यूटन कहीं इस तरफ लगा है। हमेशा जो फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। बॉडी के किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाओ, फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन से ही हम लोग लेंगे। तो ओरिजिन सही N2 है, ओरिजिन सही N1 है, ओरिजिन सही mg और ओरिजिन सही 100 है। और ये 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लग रहा है, ऐसा बताया गया है। तो अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स लेने वाले हैं। एक कंपोनेंट आएगा x की तरफ, एक कंपोनेंट आएगा y की तरफ। कितना कंपोनेंट आ जाएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 100 cos 30, यही बताया था, f cos थीटा एंड f sin थीटा। तो 100 cos थीटा, और इस तरफ आएगा 100 sin थीटा। 100 cos थीटा एंड 100 sin थीटा। ठीक, अब हमने एक बार इस 100 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब 100 का कोई काम नहीं है, हमारे सारे फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में आ चुके हैं। ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर। तो लेफ्ट का फोर्स लग रहा है N1 और राइट में लग रहा है 100 cos 30। कितना आ गया? 50√3, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है। और ऊपर का फोर्स लगा है N2, नीचे लगा है 100 sin 30,
प्लस 100। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 50 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, ये दो नॉर्मल रिएक्शंस हो गए। ठीक है, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, अब कितना जल्दी नहीं पता। हाँ, कितना हुआ है टाइम अभी? 12:30 भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, हो गया। ठीक है, देखते हैं। आपको दोनों रस्सियों में टेंशन निकालनी है। क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्स को बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करके टेंशन का फोर्स निकालना है। क्या बेटा? अच्छा, एंगल चाहिए होगा ना, एंगल तुम थीटा ले लो, वर्टिकल से ले लो इस पर, ये वाला एंगल तुम थीटा ले लो। क्या आता है? हाँ, नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो? आंसर आया नहीं आया आंसर? ठीक है, चलो देख लेते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर कुछ लोगों का आया होगा नहीं आया होगा, बट तरीका क्या है। तो आप सबसे पहले तो इस डायग्राम में ये समझे कि रस्सियां इन्वॉल्व हैं, तो टेंशन का फोर्स लगता है, और टेंशन का फोर्स हमेशा, रस्सी का काम है पुल करना, तो रस्सी ने इसको पुल किया है T1 से। यहां पे भी रस्सी है, तो यहां भी रस्सी ने इसको अपनी तरफ पुल किया है T2 से। तो रस्सी की टेंशन का फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। आपने दोनों में पुलिंग फोर्स T1 और T2 लगा दिया। ठीक, अब आ जाते हैं इसका एफबीडी बनाने में। तो एफबीडी जब बनाया जा रहा है, तो आपको सारे फोर्सेस एफबीडी में लिखने हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस लिखने हैं, तो कितने फोर्स हैं? 3 है। ये टेंशन T1, T2 और mg, तीनों को रिप्रेजेंट करना है।
mg का डायरेक्शन तो हमेशा सेम रहता है, किस तरफ, नीचे, तो mg तो अपने नीचे की तरफ लगा दिया, mg में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। T1 का डायरेक्शन राइट में है, T1 को भी राइट में लगा दिया, T1 में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो T2 है, ना तो ये x एक्सिस में है ना y एक्सिस में है, T2 कहीं बीच में है, तो ठीक है कोई नहीं, T2 बीच में है तो हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। हम जो भी टेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, T2 लग रहा है इस तरफ, स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। और इसने वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बनाया है, दिया है, ठीक है। वर्टिकल के संग थीटा का एंगल जब लोगे तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो चाहे इधर से थीटा लो या इधर से थीटा लो, दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे हमको ये पता चला कि T2 की टेंशन ने वर्टिकल से थीटा का एंगल बनाया। अब क्या इस T2 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। कितना आएगा, एक तरफ आएगा कॉस थीटा, एक तरफ आएगा साइन थीटा। जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा होता है उस एक्सिस की तरफ आता है कॉस थीटा, तो T2 कॉस थीटा। जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा होता है उस एक्सिस की तरफ आता है कॉस थीटा, T2 कॉस थीटा। और दूसरा फोर्स हो गया T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा। तो जो T2 पहले किसी भी एक्सिस में नहीं था, इसके दो कंपोनेंट्स लेके हमने उसके एक्सिस में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर का फोर्स नीचे और राइट का फोर्स लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर हम ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर करते हैं तो T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg आता है, मतलब T2 की वैल्यू आ जाती है mg बाई cos थीटा। जब भी तुम्हें आंसर निकालना होगा तो तुम्हारा आंसर मास के टर्म में ही आएगा, क्योंकि मास हमको की वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर बताया है कि इसका मास m है, तो आंसर तुम्हारा मास के ही टर्म में आने वाला है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू mg बाई cos थीटा हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के हिसाब से T2 साइन थीटा T1 है, और T2 की वैल्यू हम ले जाके यहां पे पुट कर सकते हैं, इधर पुट कर देते हैं। तो mg बाई cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू T1। तो mg tan थीटा इज इक्वल टू T1, ये आ जाता है T1 का फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने T1 और T2 दोनों निकाला, दोनों अननोन थे, ठीक है। और एक फोर्स कहीं बीच में भी जा रहा था, तो उसको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, और फिर ब्रेक करने के बाद आपने फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक, लेकिन चलो एक सवाल ऐसे मैं ये पूछ लेता हूं। मान लो ये डायग्राम जब मैंने बनाया था तो ये रस्सी टाइट रही होगी तभी टेंशन होगी, ये रस्सी भी एकदम टाइट रही होगी तभी टेंशन होगी, ठीक है। मैंने एक और रस्सी यहां जोड़ दी, इस रस्सी में टेंशन निकालनी होती तो कैसे निकलती, इस रस्सी में टेंशन एक्चुअली होती नहीं। जैसे मान लो ये कैमरा यहां पे हैंग कर रहा है और एक रस्सी को मैं बांध के जमीन से जोड़ दूं खाली, तो ठीक है, मैंने उस रस्सी को टाइट नहीं किया, मैंने सिर्फ रस्सी से बांध के जमीन तक ले गया हूं। तो तुम्हें देखने पे जरूर लग रहा होगा कि टेंशन है, बट उसमें टेंशन नहीं होगी। टेंशन तभी होगी जब रस्सी को तुम खींच के जब बांधोगे, तभी टेंशन होगी, अदरवाइज इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। आईआईटी वगैरह में आ जाते हैं ऐसे सवाल, नीट में नहीं पूछेगा। बट ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों रस्सियां ऑलरेडी उस ब्लॉक को बांध के रखी हुई हैं, तो अगर आप तीसरी रस्सी और जोड़ देंगे, तीसरी रस्सी और जोड़ देंगे, उसमें कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले से इन दोनों ने बैलेंस कर लिया है, तो एडिशनल किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोड़ दें, चलो ठीक है, कल इसके आगे पढ़ते हैं।